नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेवा डिजिटल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और आज के हमारे इस 15 मिनट शो में। और आज का हमारा जो टॉपिक, जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा, मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा कि मोल कैसे ज्ञात करते हैं, मोल किस प्रकार से अपन किसी भी यौगिक का, किसी भी गैस का अपन मोल ज्ञात कर सकते हैं। हम जानेंगे इस 15 मिनट में मोल ज्ञात करना। और आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मोल अंश क्या होता है। जी बिल्कुल, मोल अंश के भी काफी सारे सवाल बनते हैं, जिसको मोल प्रभाज या मोल भिन्न या फिर इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का 15 मिनट का शो, और जिसमें हम जानेंगे आज की हाउ टू कैलकुलेट मोल। जैसा कि आप पहले एक स्लाइड में देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर मोल कंसेप्ट। देखो इधर ध्यान से सुनना। मोल क्या है सर? मोल एक नंबर है। ऐसा नंबर है सर? मोल एक ऐसा नंबर है कि जिसमें जैसे मान लो कि आपने 1 दर्जन केले खरीदे। व्हाट इज 1 दर्जन? आपने बोला कि सर 1 दर्जन केले दे दो, किसी भी आपने मतलब सब्जी वाले से बोला तो उसने 12 केले दे दिए। कहने का मतलब 1 दर्जन एक नंबर है जो 12 को इंडिकेट करता है। वैसे ही मोल क्या है? मोल एक नंबर है जो कौन सी संख्या के बराबर होता है? जैसे 1 दर्जन 12 के बराबर होता है, वैसे मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। चाहे वो किसी भी चीज का मोल हो, उसका मान हमेशा कितना रहेगा? अवोगाद्रो संख्या के बराबर रहेगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जानिए एक एग्जाम्पल से। देखो यहां पर मैंने क्या लिया है, यहां पर मैंने ये लिया है कार्बन। मान लो कि ये कार्बन है, ठीक है, और यहां पर ये कॉपर लिया है। कॉपर का द्रव्यमान 12, कार्बन का 12 है, कॉपर का द्रव्यमान 63 है, ठीक है। और 1 मोल कॉपर और 1 मोल कार्बन, सॉरी यहाँ पे अलग लिख दिया इसने, यहाँ पे कार्बन लिखना था। इन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के जो मोल है, परमाणु है, 1 मोल में परमाणुओं की जो संख्या है वो हमेशा किसके बराबर रहेगी सर? अवोगाद्रो संख्या के बराबर रहेगी। कहने का मतलब आपको सीधा याद रखना है कि किसी भी कंपाउंड में अगर आप मोल की बात करें तो जो 1 मोल है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा सर? अवोगाद्रो संख्या के बराबर रहेगा। मोल एक नंबर है जिसका मान अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। समझ में आई बात? ठीक है। और यहां से अगली स्लाइड में बात करें, व्हाट इज ए मोल? मोल इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 mole of substance contain approximately 6.022 into 10 to power 23 elementary analytes such as atoms, molecule, ions और formula units. It mean कि मोल है वो एक अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू है जो केमिस्ट्री में मतलब यूज की जाती है फॉर मेजरमेंट। जैसे मान लो कि किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला, वैसे ही पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने के लिए जो इकाई काम में ली जाती है सर, उसी इकाई को क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। जिसका नंबर है वो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी अणु के लिए, किसी भी परमाणु के लिए, किसी भी आयन के लिए हमेशा फिक्स होता है। अप्रोक्सीमेटली एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होती है। दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कहने का मतलब है इस नंबर को अवोगाद्रो नंबर के नाम से जाना जाता है और ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक पार्टिकल में, सब्सटेंस में या पदार्थ में 1 मोल को। 1 मोल है वो किसके बराबर होगा? हमेशा अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगा। ये हमेशा याद रखना, ये राशि याद रखनी है आपको, ठीक है। द मोल अलाउज केमिस्ट टू इजीली कन्वर्ट बिटवीन द मास ऑफ सब्सटेंस एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल इट कंटेन्स, फैसिलिटेटिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। कहने का मतलब है कि हम केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में, उसका बेस जो होता है वो मोल होता है। इसी बेस पर केमिस्ट्री में हमेशा हम मोल के बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बहुत ही इजी या सॉरी मैं बोल सकता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके लिए मोल्स। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक एक न्यूमेरिकल है उसको पूरा कंप्लीट आपको समझ के जाना है। तो देखिए अब अपनी भाषा में समझते हैं। देखो मोल क्या है सर? मोल सीधी बात है, 1 मोल है वो एक नंबर है जो किसके बराबर होता है सर? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। 1 मोल अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। ये संख्या आपको याद रखनी है। सर मोल निकालते कैसे? मोल निकालने का एक फॉर्मूला है भाई। क्या फॉर्मूला है सर? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। कहने का मतलब है दिया गया भार, आपको दिया गया भार, भार दिया रहेगा, बटा आपको क्या लिखना है? अणुभार। अणुभार आपको ज्ञात रहना चाहिए सर, अणुभार आपको ज्ञात करना आना चाहिए। कहां से आएगा? हमें पहले से पता है। जैसे सोडियम, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि कुछ हमारे ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु हैं जिनके अपन को मास है वो याद रखने होते हैं। जैसे 23 है वो सोडियम का होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। वैसे जैसे मान लो, और गिवन मास मतलब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखना नीचे एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ पर लिखा 40 ग्राम NaOH के आपको मोल कैलकुलेट करना है। तो गिवन मास कितना है सर? 40 ग्राम है, ठीक है। गिवन मास 40 ग्राम है। मोलर मास चेक करना है तो सोडियम का कितना होता है सर? 23, ऑक्सीजन का होता है सर 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। 23 प्लस 16 प्लस 1, 16 और 1 17, 17 और 23 40 हो गया। 40 बटा 40 टोटल कितना मोल आ गया?
1 मोल आ गया। समझ गए बात को? ऐसे आपको मोल ज्ञात करने होते हैं। मैंने बोल दिया 120 ग्राम कैल्शियम के आपको मोल ज्ञात करने हैं, तो गिवन मास कितना है सर? 120 ग्राम है। मोलर मास कितना होगा सर कैल्शियम का? सर कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, ठीक है, तो 120 बटा 40, ठीक है, ये कितने मोल आ गए सर? 3 मोल आ गए। आई बात समझ में? मैंने बोला कि 34 ग्राम NH3 के आपको मोल कैलकुलेट करने हैं, तो गिवन मास कितना दे रखा है? 34 ग्राम। मोलर मास निकालना है सर, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है 14, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, 14 और 3 17, 17 को 2 से डिवाइड 34 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने मोल आ जाएंगे सर? 2 मोल्स आ जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसे आपको मोल कैलकुलेट करना होता है कि आपको मास दिया रहेगा और मोलर मास आपको खुद को आइडेंटिफाई रहता है या फिर अंडरस्टूड रहता है। वो कई बार मोलर मास दे भी रखा होता है, कई कॉपर की कंडीशन में, कहीं जो हायर एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनके जनरली यूज में नहीं आते, तो उनको आपको गिवन भी रहते हैं, तो ये मोल निकालते हैं ऐसे। अगर मान लो आपके पास में कोई गैस आ जाए, आदर्श गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब की परिस्थितियों में अगर कोई गैस है, उस गैस का आपको आयतन दिया है कि उस गैस का आयतन एसटीपी पर इतना है, तो मोल निकालो। तो कुछ नहीं करना, आयतन अगर आपको लीटर में दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो लीटर में कन्वर्ट करके लिखना है, और गैस का आयतन लिखना है और उसमें 22/4 का 22.4 का भाग दे देना है, बात खत्म। कि अगर आपको कोई भी गैस है, आदर्श गैस, मैंने बोल दिया CO2 का आयतन है वो एसटीपी पर 44.8 लीटर है, तो CO2 के आपको मोल कैलकुलेट करने हैं। तो आपको पता है कि किसी भी आदर्श गैस के मोल कैलकुलेट करने हैं तो उस गैस का क्या लिखना है आपको? गैस का आयतन है वो लीटर में लिखा हुआ रहना चाहिए, और अपॉन में आपको किसका भाग लगाना है? 22.4 का। ये राशि हमेशा याद रखना, 22.4 का भाग लगाते हैं अगर गैस का आयतन दे रखा है तो मोल निकालने के लिए। तो आयतन दे रखा है सर 44.8 लीटर और 22.4 लीटर है, वो आपको फॉर्मूले में है, तो इसको इससे काटोगे तो कितने मोल आ जाएंगे सर? CO2 के 2 मोल्स आ जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसे आपको किसी भी गैस के, आदर्श गैस के जिसका एसटीपी पर आपको आयतन गिवन है, उसके आपको ऐसे मोल कैलकुलेट करने हैं। आई सबको बात समझ में? अब ये मोल के अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया। अब एक हमारे पास में एक जो कहने का मतलब है सांद्रता के पद भी बोल सकते हैं इसको, वो आता है जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन, हिंदी में इसको मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज, इन नामों से जाना जाता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइन काम में लेते हैं वो साइन होता है ये बड़ा सा एक्स लिखना है जिसको बोलते हैं जीटा, ये ध्यान रखना, ये मोल प्रभाज को लिखने के लिए ये साइन काम में लिया जाता है। ओके, अब उसके बाद में मोल प्रभाज होता क्या है? देखो मान लो कि आपने कोई एक विलियन बनाया, उस विलियन में आपको मैंने पहली क्लास में बता रखा है कि एक विलियन के 2 घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक, ठीक है। उन दोनों घटकों को मिलाकर आपने विलियन बना लिया। तो आपने जब विलियन बनाया होगा तो आपने एक विलेय लिया होगा, जैसे मान लो जल लिया और NaCl लिया, तो जल के भी कुछ मोल लिए होंगे, कुछ मोल आपने NaCl के भी लिए होंगे। कहने का मतलब विलियन बनाने में कुछ भागीदारी जल के मोलों की थी, कुछ भागीदारी NaCl के मोलों की थी। तो कितनी भागीदारी है NaCl की, कितनी भागीदारी है जल की, उसको जो बताने वाली राशि है उसी को कहा जाता है मोल फ्रैक्शन, मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज। आई सबको बात समझ में? तो किसी विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की विलियन में भागीदारी क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? मोल अंश कहलाती है। कहने का मतलब है कि किसी भी विलियन में कितने मोल की भागीदारी है उस घटक की, उसको ज्ञात करने के लिए जो आप इकाई काम में लेते हो वो इकाई क्या कहलाती है सर? मोल फ्रैक्शन। सर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको सबसे पहले मोल निकालना आना चाहिए। मोल कैसे निकालते हैं अभी बताया था, 5 ही मिनट पहले बताया था, ऐसे मोल निकालते हैं। आई सबको बात समझ में? उसके बाद में अब देखते हैं मोल अंश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखो मोल अंश निकालने के लिए जैसे मान लो कि आपके पास में एक विलियन है, उस विलियन के अंदर ये मैं एक विलियन का मान लो कि एक मैंने बीकर लिया, इस बीकर के अंदर 2 घटक है, घटक ए और घटक बी। इन दोनों घटकों के यहाँ पर मोल गिवन है। एक घटक ए के मोल है वो 4 है, घटक बी के मोल है वो कितने हैं? 6 मोल है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि आपको घटक ए का मोल अंश निकालना है। अगर इसका मोल अंश निकालना है, मोल अंश को जीटा से लिखते हैं, ए का निकालना है तो जीटा ऑफ ए, और बी का निकालना है तो क्या आ जाएगा सर? जीटा ऑफ बी। ठीक है, और मोल को लिखते हैं सर एन से, ये ध्यान रखना, मोल को हमेशा एन से लिखा जाता है। तो ये भी एन, ये भी एन, ये किसके मोल है सर? ए के मोल है, ये किसके मोल है सर? बी के मोल है। ओके, ये साइन समझ में आ गया आपको? और ये मोल अंश है। अब मोल अंश कैसे निकलेगा? जिसका आपको मोल अंश निकालना है विलियन में, चाहे कितने भी घटक है, 1 2 3 4 500 500 1000, चाहे कितने भी घटक है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे और बाकी जितने भी घटक हैं उनके मोलों को डिवाइड में रखेंगे। समझ में आई बात?
मान लो कि आपको घटक ए का मोल निकालना है, कोई भी घटक है उस जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोलों को हमेशा ऊपर रखेंगे और बाकी जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों के मोलों को कहां रखेंगे, नीचे। तो क्या समझ में आया सर? समझ में यह आया कि मोल अंश निकालने के लिए सबसे पहले तो मोल होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया कि मोल दे रखे हैं, अब मैंने बोल दिया घटक ए का मोल अंश निकालो। सर घटक ए का मोल अंश निकालना है तो घटक ए के मोल अपोन में घटक ए प्लस घटक बी के मोल, क्योंकि यहाँ पर घटक दो ही है, या मैंने लिख दिया क्या, कुल मोल, या मोल को एन से लिखते हैं तो एन ए प्लस एन बी। तो फॉर्मूला क्या बनकर तैयार हुआ सर? फॉर्मूला जीटा ऑफ ए। जीटा ऑफ ए का मतलब होता है घटक ए का मोल अंश, वो बराबर होगा घटक ए के मोल अपोन में कुल मोल या घटक ए प्लस बी के मोल। तो एन ए अपोन में एन ए प्लस एन बी। तो बताओ घटक ए के मोल कितने हैं? 4, ये 4 हो गए। कुल मोल या घटक ए प्लस बी के मोल कितने हैं? 4 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10। तो 4/10 कितना हो गया सर? 0.4 आ गया। ये घटक ए का मोल अंश आ गया। आई बात समझ में? आगे चलो, घटक बी के निकालने हैं सर। घटक बी के निकालने तो मैंने क्या कहा था, जिसके मोल निकालने हैं, जिसके मोल निकालने हैं, जिसके मोल निकालने हैं उसको कहां रखेंगे प्यारे बच्चों? उसको रखेंगे ऊपर। जिसके मोल निकालने हैं उसको रखा जाएगा ऊपर और बाकी सब घटकों को कहां रखा जाएगा? नीचे। तो जिसका मोल अंश निकालना है, किसका निकालना है सर? घटक बी का निकालना है। घटक बी का तो जीटा बी, तो घटक बी के मोल ऊपर रखे जाएंगे और घटक ए प्लस घटक बी के मोल कहां रखे जाएंगे? नीचे रखे जाएंगे। या कुल मोल, चाहे मैंने ऐसे नहीं है कि 2 ही घटक हो, घटक 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, घटकों से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 घटक है तो हमने 2 घटक लिए, ठीक है। तो एन बी मतलब घटक बी के मोल और कुल मोल ए प्लस बी के मोल जोड़ेंगे तो कुल मोल आ जाएगा। तो 6 बटा ये 6 किसके मोल हो गए सर? 6 देखो घटक बी के मोल 6 दे रखे हैं और कुल मोल 4 प्लस 6 10 हो गया, तो वही आ गया 6/10 कितना आ गया सर? 0.6 आ गया। अब एक चीज और यहां से निकल के आती है इंपॉर्टेंट सी, मोल अंश से यहां से काफी अच्छा सवाल बनता है भाई, है ना। 11th में 12th में जेईई में लेब स्टूडेंट कोई भी एग्जाम दे दो आप, उन सब में आपसे ये कॉमन सवाल बनता है कि जीटा ए प्लस जीटा बी। कहने का मतलब है यहाँ जीटा ए हो, बी हो, सी हो, आगे कितने भी जीटा हो, है ना, चाहे कितने भी घटक हो, एन घटक मतलब कितने भी घटक हो, उन सभी घटकों के अगर मोल अंशों को जोड़ोगे तो हमेशा योग कितना आएगा सर? 1 आएगा। ये फिक्स है कि किसी भी विलयन में जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों के मोल अंशों का योग हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। देखो 1 के घटक आपने कितने निकाले थे, या घटक ए के मोल अंश निकाले थे 0.4, अभी निकाले थे, देखो ये रहे, अभी निकाले थे आपने 0.4 और घटक बी के निकाले थे 0.6। अगर दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये मैंने लाइन लिख दी कि किसी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव 1 होता है। ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। यहां से एक क्वेश्चन बन जाए कि किसी विलयन में 2 घटक है ए और बी, ए का मोल अंश दे रखा है कितना? 0.2, तो बी के मोल अंश की गणना करो तो आपको सीधा सीधा रखना चाहिए कि टोटल घटक 2 है, टोटल घटकों के मोल अंशों का योग 1 होता है। एक घटक का मोल अंश दे रखा है 0.2, दूसरे का कितना होगा? 1 में से माइनस कर दो 0.2 तो कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। ऐसा सवाल बन सकता है आपके लिए मोल अंश से रिलेटेड। आई सबको बात समझ में? चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें मोल अंश निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा और कैसे मोल, अब की बार तो मोल दिए थे मैंने इस एग्जाम्पल में, तो मैंने मोल दिए थे, अब आपको मोल निकाल के और फिर मोल अंश कैलकुलेट करना है। और इसी के साथ हमारे 15 मिनट भी हो जाएंगे और हमारा टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। 15 मिनट शो में आपको मोल और मोल अंश दोनों समझा दिए जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल फटाफट से मेरे को आप बताना कि आपको कैसे खुद सोल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके। चलिए शुरू करते हैं। देखो इधर पॉज करेंगे और सोल्व करेंगे। देखो आपको गिवन क्या क्या है सर? गिवन है आपको एक सॉल्यूशन बनाया है, 40 ग्राम NaOH और 56 ग्राम जल को मिलाकर एक विलयन बनाया गया है। इसके अंदर 40 ग्राम NaOH और 56 ग्राम क्या डाला है सर? 56 ग्राम जल का मतलब 56 ग्राम H2O को मिलाया है। इन दोनों को मिलाकर एक विलयन बना दिया, बोल दिया इस विलयन के मोल अंश निकालो NaOH के और H2O के, दोनों के अलग अलग। तो इसमें घटक 2 है, एक घटक NaOH है तो आपको जीटा ऑफ क्या चाहिए? NaOH चाहिए, इसके मोल अंश, और जीटा ऑफ आपको क्या चाहिए सर? H2O चाहिए। ठीक है, अब जीटा चाहिए तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए सर। जीटा ऑफ NaOH निकालना है, बताओ, तो आपको मोल चाहिए NaOH के और अपोन में कुल मोल। कुल मोल कहां से आएंगे? घटक 2 है विलयन में, एक तो NaOH है तो NaOH के मोल और साथ में किसके मोल? जल के मोल। आई बात समझ में? ठीक है, और अब आपको NaOH के मोल निकालने पड़ेंगे, जल के भी मोल निकालने पड़ेंगे, दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे तभी आप मोल अंश निकाल सकते हैं। तो दोनों के मोल निकाल लो। मोल क्या निकालते हैं? मोल कैसे निकालते हैं सर? मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है सर NaOH का? सर 40 है। मोलर मास भी 40 होता है, अभी बताया था मैंने। Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1,
तो कितना हो गया 40/40, कितना मोल आया सर, 1 मोल आया। ठीक है, ये तो NaOH के मोल आए हैं, अभी ध्यान रखना। और अब आपको मोल चाहिए किसके, ये तो मोल ऑफ किसके आगे बताओ, NaOH के आगे। अब मोल ऑफ इसके कैलकुलेट कर लो सर, H2O के। गिवन मास कितना है सर, 56 है, 56। और मोलर मास एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक तो 2 का 2, एक ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 कितना आ गया 18। 18 ये इसको 54 कर दो ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए भाई। यहाँ 54 करो, 54 कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसको इससे काटोगे तो कितने मोल आ जाएंगे सर, 3 मोल आ जाएंगे। ठीक है, 56 भी गलत नहीं है लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से 3 मोल आ गए। अब आपको निकालना है, ये देखो एक NaOH के मोल 1 आ गया और जल का कितना आ गया सर, जल का आ गया हमारे पास में 3 मोल। अब देखो, अब आपके इनके मोल्स निकालने हैं तो जीटा ऑफ NaOH, जीटा ऑफ NaOH क्या आएगा सर, जीटा ऑफ NaOH आएगा ये NaOH के मोल अपॉन में कुल मोल। कुल मोल कैसे आएंगे, 1 + 3, ये कुल मोल क्योंकि 2 ही घटक है यहाँ पर। तो देखो इधर यहाँ पर NaOH के मोल 1 अपॉन में 1 + 3, तो कितना आया सर, 1/4 आया। आई बात समझ में। अब आपको जीटा ऑफ क्या चाहिए सर, H2O, तो H2O के कितने मोल आए सर, 3, कुल मोल 1 + 3, ठीक है, तो 3/4। अगर आप जीटा ऑफ NaOH प्लस में जीटा ऑफ H2O को जोड़ेंगे, 1/4 प्लस में 3/4, क्या 1 आएगा, जी बिल्कुल आएगा। अभी बताया था मैंने, सभी घटकों के मोल अंशों का योग कितना होता है, 1 होता है, ये मैंने बताया था। आप ऐसे नहीं करके, और अगर आप ऐसे करो डायरेक्ट 1/4 को 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि 2 ही घटक है, एक घटक के मोल अंश आपको पता है, तो वैसे भी 3/4 ही आएगा। आशा करते हैं आपको ये 15 मिनट शो पसंद आया होगा और आपका मोल कंसेप्ट और मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे मोल अंश को कैलकुलेट किया जाता है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मोलैरिटी और मोलिलिटी के बारे में। बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद।